वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम, आपका बिजनेस स्टडी टीचर फ्रॉम विवेन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 8। अब तक हम टोटल सैम्पल पेपर जो है 7 डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम एपीसी बुक। अलका धवन मैम ने जो सैम्पल पेपर ड्राफ्ट किए हैं उनमें से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सैम्पल पेपर नंबर 8। चलिए बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के लिए सैम्पल पेपर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। होप सो कि अब तक जो मैंने सैम्पल पेपर डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप लोगों को कंसेप्ट की क्लैरिटी भी बन रही होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज़ एक बार आप मैसेज टाइप कर दीजिए और मेरी वॉइस जो क्लैरिटी कैसी है उसके बारे में मुझे बता दीजिए एक बार। आज की क्लास में सैम्पल पेपर 8 के बारे में डिस्कशन, और सैम्पल पेपर 8 में हम लोग टोटल 80 मार्क्स का पेपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 34 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बताया था, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, देखिए। नाउ टुडे यू विल ट्राई टू आंसर। ठीक है, मैं डिस्कस करता रहूंगा इवन दो, लेकिन आप भी कोशिश करिए। गलत हो जाए कोई बात नहीं, आप बाद में उसको करेक्ट कर पाएंगे। एग्जाम में वो गलत नहीं होगा यदि अब आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो। ठीक है, तो कोशिश करिएगा पूरा पूरा आपको अपने जो है आंसर देने की, ताकि आपके सारे आंसर्स क्या हों, बिल्कुल क्लियर हों। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इनमें से कौन सी फीचर नहीं है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, डेफिनेटली हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है, और इसके साथ साथ हम बात करें तो ये ग्रुप एक्टिविटी भी है, और इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एज वेल। ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब देखना इनमें से है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसने पूछा नॉट ए फीचर, तो ये एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाता है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ये इसकी एक फीचर नहीं है। तो इट विल बी द आंसर फॉर द टुडेज क्वेश्चन, राइट। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फूड सेफ्टी is becoming a growing global concern with regulatory regimes worldwide facing the challenge of minimizing food safety risks, with India being one of the biggest market for the import of various kinds of food products from across the globe, and food safety has become a major concern for our country. The government is focusing on the delivering of safe and wholesome food to its citizens by setting up a single unified established standard, right। देखिए क्वेश्चन क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, एक बार उस पर पहले विचार करते हैं। लिखा आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगे कि 1 नंबर में और 7 से 8 लाइन के अंदर दिया है, तो पहले आप क्वेश्चन को जरूर रीड करें, क्योंकि उस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको एग्जैक्टली उन चीज़ों को ढूंढने में आसानी हो जाएगी जो क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए सबसे पहली लाइन में लिखा है कि एक फूड सेफ्टी क्या है, एक ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न बन गया है। ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न बन गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक प्रकार से जो है ना सोशल डायमेंशंस का पार्ट बन सकता है हमारा, क्योंकि ग्लोबली हर जगह फूड को लेकर कंसर्न है। फूड मतलब सोसाइटी से रिलेटेड करता हुआ जो है ना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से पॉलिटिकल इंटरफेयर भी हो सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हमने यहाँ पढ़ा था कि इंपोर्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स प्रोडक्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पर अगर बात करें
इंपोर्ट की, तो ये पॉलिटिकल इशू है हमारा एक प्रकार से। कौन सा इशू है? पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। और उसके बाद अगर चलें, फूड सेफ्टी बिकम अ मेजर कंसर्न, अगेन फिर कंट्री के लिए बताया कि एक बड़ी समस्या बन गई है। द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग ऑफ सेफ एंड होलसम फूड टू इट्स सिटीजन बाय सेटिंग अप ए सिंगल यूनिफाइड एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। इनेक्टमेंट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इज अ मेजर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। या गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी आया, तो इसका मतलब यहाँ पर लीगल डायमेंशन भी देखने को मिलती है, लीगल डायमेंशन भी देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तीनों के तीनों डायमेंशन यहाँ है, लीगल डायमेंशन भी है, सोशल डायमेंशन भी है और पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग aspect does not relate to concept of consumer as per कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? कह रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा कंसेप्ट या कौन सा एस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेट नहीं करता। तो एनी पर्सन हु बायज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन, बिल्कुल दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर, हम ये कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये कंज्यूमर बताना है आपने ये है या नहीं है, तो इसे हम कंज्यूमर के तौर पर डिफाइन करेंगे। एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन ही विल आल्सो कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर, इसे भी हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पज। देखिए रीसेल और कमर्शियल पर्पज के लिए कोई चीज खरीदते हैं, देन इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज कंज्यूमर, तो उसको हम कंज्यूमर नहीं मानते, नॉट कंसिडरिंग एज ए कंज्यूमर, उसको हम कंज्यूमर कंसिडर्ड नहीं करते हैं, राइट। एनी यूजर ऑफ गुड्स विद अप्रूवल ऑफ द बायर, कोई भी यूजर जो किसी के अप्रूवल से गुड्स को यूज करता है, देन ही विल आल्सो ट्रीटेड एज ए कंज्यूमर, उसको भी हम कंज्यूमर की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है बेसिकली वो तीन प्रकार की ए बी और सी, ए बी और डी, सॉरी ए बी और डी, इनको हम कंज्यूमर की कैटेगरी में डालते हैं, ए को, बी को और डी को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर, उसको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इट मे बी डिफिकल्ट टू नो the extent of relative impact of the social, economical, political, technological or legal factors on change in demand of a product in the market. Identify the related feature of business environment. अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट की जो फीचर है वो कौन सी होगी हमारी? बेसिकली देखिए बात कर रहा है डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट, तो हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या होगा? एक प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा? कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करेगा, क्योंकि जब भी हम डिफिकल्टी महसूस करते हैं किसी भी चीज को जो ना अंडरस्टैंड कर पाने में, तो वहां पर हमारे पास बेसिकली क्या आती है? डिफिकल्टी लेवल क्रिएट होता है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये जो डिफिकल्ट टू नो है ना, डिफिकल्ट टू नो इट मींस इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो ये इसको डिफाइन करता है। तो डिफिकल्टी टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इंपैक्ट मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन में हो सकता था कि आप लोग रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल को रिलेटिविटी से कंसेप्ट कर लेना ना, रिलेटिविटी का मतलब कुछ और होता है, डायनेमिक मतलब चेंजेबल इन्वायरमेंट, इंटररिलेटेडनेस मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर हम डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का। तो इसे हम क्या कहेंगे? बेसिकली इसे हम लोग कहेंगे कि दैट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिस्कस्ड हियर कॉम्प्लेक्सिटी, जो फीचर डिस्कस की जा रही है वो कौन सी है? कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, देखिए बड़ी बड़ी केस स्टडी आपके सामने है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक नंबर में दिखाई दे तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर देखते हैं। द अबव केस हाईलाइट्स वन ऑफ द पॉइंट related to the importance of business environment, importance of business environment and its understanding by managers, identify it। तो आपको ये
क्या ढूंढना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को यहाँ आइडेंटिफाइड करना, राइट। तो इंपॉर्टेंस को ढूंढने के लिए चलिए एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं। क्या केस स्टडी है हमारे सामने? स्नेहा owns a nursery in Faridabad. She is now planning to venture into business of setting up a portal of selling terrarium plants. टेररियम प्लांट्स कौन से होते हैं? जो टेरर पर हम पेड़ पौधे लगाते हैं। जनरली उनको किस में लगाया जाता है? आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इनसाइड ग्लास जार्स एंड विद अ नैरो ओपनिंग, ठीक है, उनमें हम लगाते हैं। जैसे एक सुराही टाइप की जो बोतल नहीं होती, उनके अंदर नैरो ओपनिंग, जिनका मुंह छोटा सा होता है, उसमें हम लोग ये करते हैं। उसमें हम बेसिकली इन चीज़ों को उगाते हैं, इन पेड़ों को उगाते हैं। तो ऐसा टेरियम, जैसे एक्वेरियम होता है ना, टेरियम टाइप का जो प्रोडक्ट प्लांट जो है ना, हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो इस तरीके का बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रही है, वेंचर करने की कोशिश कर रही है स्नेहा। द मार्केट ऑफ फॉर इंडोर प्लांट्स इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट over 2 rupees 250 crore annually and is growing at 15 to 20%. The terrarium plants require less water and are much in demand now, with household becoming small and virtually no gardens for people residing in the apartments in metro cities. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के अंदर बेसिकली लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सॉरी, शहरों में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, और वहाँ पर छोटे छोटे घर हैं उनके, और छोटे छोटे घर होने की वजह से बेसिकली वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने की सिचुएशंस नहीं बन पाती हैं। तो इसी पर्पज को देखते हुए एक उनके सामने क्या है, एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। किस प्रकार की? टेरेरियम प्लांट्स की, जिनकी रिक्वायरमेंट बल्कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करना, तो एक प्रकार से क्या दिखा रहा है हमें? अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है। एक प्रकार से क्या शो कर रहा है? अपॉर्चुनिटी। तो देखिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है? पहला पॉइंट है इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस ना। रैपिड चेंजेस तो यहाँ कुछ है ही नहीं बात ऐसी। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय से रिलेटेड है ये। हेल्प टू फर्म आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई कंपटीशन की बात नहीं हो रही है। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द टर्म अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू। द टर्म अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू किसे कहते हैं? एनी पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स, बिल्कुल। और दूसरा क्या है? एनी चेंज इन environment that will help a firm to improve its performance, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, राइट। ए और बी इसका क्या हो जाएगा हमारे सामने? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राहुल वेंट टू अ शॉप विद हिज फ्रेंड टू बाय ए पेन। राहुल एक दुकान पर गया पेन खरीदने के लिए अपने दोस्त के साथ। द शॉपकीपर शोड देम वेरियस काइंड्स ऑफ पेन्स इन डिफरेंट प्राइसेस रेंजेस, यानी डिफरेंट प्राइस रेंजेस में पेन दिखाए गए राहुल को। राहुल ने उनमें से एक सिल्वर कलर का पेन क्या लिया? खरीद लिया, विच ही लाइक द मोस्ट, जो उसको बहुत अत्यधिक पसंद आया। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट बीइंग प्रमोटेड बाय द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने कौन से अधिकार को प्रमोट किया है कंज्यूमर के यहाँ पर? तो देखिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेन थी, है ना, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेन थी, और वेरियस काइंड्स ऑफ पेन में से राहुल ने क्या किया? सिलेक्शन किया है। राइट टू चूज, राइट टू चूज जो ये अधिकार है, इसको जो है शॉपकीपर ने क्या किया? यहाँ पे प्रमोट किया है, राइट टू चूज को प्रमोट किया है। इसका सॉरी, इसका दूसरा नाम आपने बताना है कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, राइट। ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दूसरे नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप is an extension of the principle of blank to the shop floor। कह रहा है सॉरी, कह रहा है द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक टू द शॉप फ्लोर। एक टेक्निक है जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, वो एक्सटेंशन है। वो किसका एक्सटेंशन है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का क्या है? ये एक्सपेंशन है, राइट। आपको यहाँ बताना है कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है वो एक्सेप्शन किसका है? वो एक्सेप्शन
किसका है, कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वो एक्सेप्शन है, इसके बारे में आपने चैट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने, कीपिंग इन व्यू growing demand for its products, Subh Limited has decided to open 4 new outlets in Jaipur, Kanpur, Pune and Ahmedabad by the end of the year. Identify the type of decision being described in the above line. तो आपको ये क्वेश्चन हमने आज सुबह मॉर्निंग में जब 7th जो ना सैम्पल पेपर डिस्कस किया वहाँ पर भी हमने इसके बारे में देखा था। तो होप सो कि आपको इसका जो है आंसर आता होगा और आप आसानी से इसका आंसर दे भी पाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके लिए, जरा बता दीजिए मुझे, क्या आंसर देने वाले हैं इसका आप? यस, बिल्कुल सही। ये क्या है, एक प्रकार का लॉन्ग टर्म डिसीजन है। क्या है, लॉन्ग टर्म डिसीजन। जब हम न्यू आउटलेट्स ओपन करने की बात करते हैं तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग डिसीजन हम लोग लेते हैं। कौन से डिसीजन लेते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जहां पर लॉन्ग टर्म डिसीजन से लिए जाते हैं। आपको बताना है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन को किस अनदर नेम से जाना जाता है, और फाइनेंसिंग डिसीजन में हम किस प्रकार के डिसीजन इंक्लूड करते हैं, और डिविडेंड डिसीजन में जो आर रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, इन परसेंटेज किसके बराबर होता है, आपको ये जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपका एक्सटर्नल वर्क रहेगा, एक्सटर्नल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, नेम द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच रेफर्स टू इनएबिलिटी ऑफ अ बिजनेस फर्म टू मीट इट्स फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। देखिए, जब कोई फर्म फिक्स्ड ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना कर पाए, इनएबल हो जाए, तो वहां पर बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होता है। कौन सा रिस्क क्रिएट होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होता है। तो फाइनेंशियल रिस्क इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ यू हैव टू आंसर दैट व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क किससे संबंधित होता है, इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हेन Aniket joined his father in his business, his father told him that all manager from top executives to supervisor performs the function of directing in the organization. तो इसका मतलब क्या है कि अनिकेत जब अपने पिताजी के बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उनके पिताजी ने क्या बताते हैं कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो टॉप लेवल से लेकर और लोअर लेवल तक सभी को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। इट मीन्स एट ऑल लेवल्स इट इज रिक्वायर्ड। तो आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शन ना, ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑल लेवल के बारे में बात हो रही है। तो डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आगे भी पढ़ लेते हैं। डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो है, लेकिन ये यहाँ पर फीचर डिस्कस नहीं हुई है। फिर डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसा नहीं है, ये टॉप टू बॉटम फ्लो करेगी, कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। तो ये इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मैनी रेपुटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप ए डाटाबेस ऑफ सोलिसाइटेड एप्लीकेंट्स। अनसोलिसाइटेड एप्लीकेंट्स का मतलब होता है जिनको अब तक हमने सिलेक्ट नहीं किया है और जिनके रेज्यूम्स हमारे पास हैं, जिनके सीवीज हमारे पास हैं, रेज्यूम्स, जिनको हम रिक्वायरमेंट के वक्त हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। जनरली इनको कैजुअल कॉलर्स के नाम से जाना जाता है, इन देयर ऑफिसेज। आइडेंटिफाई द रिलेटेड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात हुई है, तो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये, कैजुअल कॉलर्स, क्योंकि इनको जब रिक्वायरमेंट होती है हमें, तब हम इनको क्या करते हैं, कॉल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो कैजुअल कॉलर्स के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, ट्रूजन लिमिटेड इज ए कंपनी डीलिंग इन वेलनेस प्रोडक्ट्स। द जनरल मैनेजर
Mr. Rishabh emphasizes that planning function of management seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go. It is purely depending upon the planning function, जैसे कि बता रहा है ये. However, at the same time, the share he shares that have been such instances, ऐसे किस्से, ऐसे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं that during the lifetime of the business, when despite the best efforts of the management, the desired results could not be अचीव्ड. इसका मतलब है कि जो प्लानिंग है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ मैक्सिमम एफर्ट्स भी कई बार फेल हो जाती है. क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, सक्सेसफुल नहीं हो पाती है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ कंसर्न्ड फंक्शन, दैट इज प्लानिंग फंक्शन. यहाँ पर जो डिस्कस हो रहा है प्लानिंग फंक्शन, उसकी आपको लिमिटेशन के बारे में बात बतानी है, डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस. तो प्लानिंग विल गेट फेल्ड समटाइम्स, इट डज नॉट गारंटी फॉर द सक्सेस. ये हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है. इट डज नॉट गारंटी सक्सेस. इट डज नॉट गारंटी सक्सेस. ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. बाकी तो सारी लिमिटेशंस ही हैं. रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, रिजिडिटी, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. बट जो इस केस में इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट बेस्ट एफर्ट्स, कई बार हम अपने रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं. तो इसका मतलब प्लानिंग कई बार हमें क्या नहीं कर पाती? दैट नॉट गारंटी द सक्सेस. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है. मैच द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन इनमें से क्या करना है? सिलेक्ट करना है और उनको आपस में मैच करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं, वॉयलेशन में लीड टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज. और इधर हमें दिया गया है रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स. तो ये जो मैच करेगा वो किससे करेगा? रूल के साथ मैच करेगा. तो फर्स्ट का सी ऑप्शन देख लीजिए कहाँ कहाँ है. यहाँ पर फर्स्ट का सी है, यहाँ पर भी फर्स्ट का सी है, और यहाँ पर भी फर्स्ट का सी है, यहाँ फर्स्ट का बी है. तो इस ऑप्शन को तो आप बिल्कुल काट सकते हैं. राइट. चलिए नेक्स्ट है, इट डिफाइंस द वे ऑफ डूइंग अ रिस्पेक्टिव जॉब. वे ऑफ, जब भी हम बात करते हैं वे ऑफ, इट मीन्स दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनी पार्टिकुलर मेथड. तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ इसके साथ मैचअप हो जाएगा. देख लीजिए ऑप्शन डी कहाँ मैच हो रहा है. सेकंड का ऑप्शन डी यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ मैच नहीं हो रहा है, तो ये तो गया. सेकंड का ए यहाँ है, तो ये भी गया. तो बचा कौन सा? केवल ए. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन. ठीक है. इस तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है ये देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है, असर्शन ए, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. देखिए प्लानिंग जो है वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड होती है किससे? क्रिएटिविटी से भी और इनोवेशन से भी. एंड प्लानिंग फैसिलिटेट्स, रीजन दिया है, प्लानिंग फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनफ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज. तो इनफ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज मतलब इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्रिएटिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो डेफिनेटली ये इसके लिए क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. कैसी स्टेटमेंट है ये? ट्रू स्टेटमेंट है. तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. राइट. जो असर्शन है उसकी आर जो है वो क्या है? राइट एक्सप्लेनेशन है. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इट इज ए राइट एक्सप्लेनेशन दो. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल यूज प्लान. इनमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान नहीं है. देखिए सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जो एक बार बनाए जाते हैं, बार बार यूज नहीं किए जाते हैं. तो बजट जो है वो एक ही बार बनता है, बार बार यूज नहीं किया जाता. प्रोजेक्ट भी एक बार हम पैसा लगाते हैं, बार बार उसको यूज नहीं करते. प्रोग्राम भी ऐसा ही होता है, एक प्रोग्राम हमने बनाया, उसको यूज किया, उसके बाद बार बार उसको यूज नहीं करते. लेकिन पॉलिसी क्या है? एक बार बनाई तो लंबे समय तक चलती है, तो इट इज रीयूजेबल प्लान. तो ये बार बार यूज हो सकता है. तो ऑप्शन जो है ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सिंगल यूज प्लान नहीं है. बाकी तीनों क्या है? सिंगल यूज प्लान की कैटेगरी में आते हैं. राइट. चलिए 17th, जोली गुड लिमिटेड. जोली गुड लिमिटेड इज अ वेल नोन एंटरटेनमेंट कंपनी इन बेंगलोर. अब देखिए क्वेश्चन एक ही नंबर का, फिर मैं आपको बता दूं. ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लीजिए कि आपको आइडेंटिफाइड क्या करना है, ताकि केस पढ़ते पढ़ते आपको आंसर क्या हो जाए? क्लियर हो जाए. तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बीइंग फॉलोड बाय द कंपनी.
कंपनी कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो कर रही है, ये आपको क्या करना है, आइडेंटिफाइड करना है। तो चलिए अब केस पढ़ेंगे तो हमारे सामने आंसर जल्दी ही आ जाएगा। द मेन डिवीजन ऑफ कंपनी इंक्लूड टेलीविजन, प्रिंट एंड फिल्म्स। यानी तीन अलग अलग प्रकार की क्या है इसकी डिविजन्स है, और जहाँ डिविजन्स होती हैं वहाँ डेफिनेटली कौन सा जो स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कौन सा, डिविजनल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि और क्लियरेंस आ जाए। ईच यूनिट हैज ए डिविजनल मैनेजर। देखिए डिवीजन मैनेजर हर एक यूनिट का है, तो डेफिनेटली डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस एंड हु हैज अथॉरिटी ओवर द यूनिट। तो यहाँ पर इन लाइनों से तो क्लियर हो गया कि हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। ऑल इट्स डिविजन्स आर मल्टी फंक्शनल एज विद इन ईच डिवीजन फंक्शंस लाइक, हर एक डिवीजन में प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल्स। तो डेफिनेटली हर एक अगर डिवीजन में सारे फंक्शन प्ले हो रहे हैं तो इसका मतलब हम डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज रैंकिंग ऑफ जॉब पोजीशन, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ जॉब पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नोन एज। देखिए जहां पर रैंकिंग की बात की जाए, रिलेटिव जो रोल्स की बात की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, तो बेसिकली हम वहां पर किसको तवज्जो देते हैं, हायरार्की को, हायरार्की को, राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको हम यहाँ पर तवज्जो देते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन में हम किन को इंपॉर्टेंस देते हैं, किन की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं, आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। चलिए 19th क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यदि आपको पता है तो ही आप ये बात यहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे, तो ही आप आंसर को क्या कर पाएंगे, क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो इट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डेफिनेटली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या देता है, एक प्रकार की शेप प्रोवाइड करता है। इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, डेफिनेटली ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सी जो ना फंक्शनल स्ट्रक्चर की फीचर नहीं है, नोट पूछा नहीं है। तो इट प्रमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा ही होगा। मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, कह रहा कि यहाँ पर जो मैनेजरियल डेवलपमेंट है वो डिफिकल्ट होता है, तो ये भी इसकी एक जो है क्या है, फीचर है, ये भी क्या है इसकी एक फीचर है। इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, ऐसा केवल और केवल डिविजनल स्ट्रक्चर में ही पॉसिबल होता है, किसमें होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में, और ये कौन सा है, फंक्शनल, तो यही इसकी फीचर नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज एन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर टू मेंटेन, तो ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, आसान होता है, मतलब कम खर्चीला होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ तक हुए आपके एक नंबर के टोटल 20 क्वेश्चंस। होप सो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आए होंगे। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर रहा, आपने कहीं ना कहीं इनको जज किया होगा, तो सारे क्वेश्चंस आप जो है ना एक बार खुद से करके देखेंगे और फिर आपको अपने स्कोर को यहाँ मेंशन करना है, और उस स्कोर को आपको चैट बॉक्स में भी शेयर करना है दूसरों के साथ, ताकि उनको भी महसूस हो सके कि आप कितना अच्छे तरीके से कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हेल्थ फूड लिमिटेड इज ए चेन ऑफ फ्रोजन फूड, फ्रोजन मतलब जो जो ना फ्रीजर वगैरह होता है उसमें रख कर जिसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, बेसिकली क्या रख करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ डिलीवरी बॉयज द कंपनी इज फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज, क्योंकि देखिए डिलीवरी बॉयज नहीं
अवेलेबल हो पा रहे हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ डिलीवरी बॉयज नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो कंपनी को क्या महसूस हो रही है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच विल हेल्प द कंपनी टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताना है जो कि कंपनी को हेल्प करेगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स को आइडेंटिफाइड करने में। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो बेसिकली कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करता है, स्टाफिंग फंक्शन, जो बेसिकली एचआर के बारे में बात करता है। तो स्टाफिंग फंक्शन के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं और आपको इसका मीनिंग बता देना है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब ब्रीफली द टू काइंड्स ऑफ एनालिसिस दैट विल हेल्प द कंपनी टू एस्टिमेट इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट क्लियरली। देखिए मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए हम दो एनालिसिस करते हैं, एक होता है वर्क लोड एनालिसिस, एक होता है वर्क लोड एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, वर्क फोर्स एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस। जब हम बात करते हैं ना वर्क लोड की और बात करते हैं वर्क फोर्स की, तो वर्क लोड में तो हम ये देखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। और जब वर्क फोर्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ क्या है हमारे पास, वो ओवर स्टाफ्ड तो नहीं है, वो अंडर स्टाफ्ड तो नहीं है, वो ऑप्टिमली स्टाफ्ड है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस, इन दो को हमें यहाँ पर जो ना ये दो ऐसी एनालिसिस है जो हेल्प कर सकते हैं कंपनी की मैन पावर रिक्वायरमेंट को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 22 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, टीना हैज रिसेंटली ज्वाइंड एज एन एकेडमिक काउंसलर। टीना ने क्या ज्वाइन किया है, एक एकेडमिक काउंसलर ज्वाइन किया है एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। बीइंग क्रिएटिव पर्सन शी हैज गिवन मैनी इनोवेटिव आइडियाज टू मेक द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ द इंस्टीट्यूट मोर इफेक्टिव। चलिए उसने बहुत सारे आइडियाज दिए हैं। मोस्ट ऑफ हर सजेशंस हैव बीन implemented by the owner of the institute, Mrs. Annu Dubey, but she has never given any reward or appreciation for the good suggestion। देखिए ये हमारे यहाँ कीवर्ड हो जाएगा, does not given any reward or appreciation for a good suggestion, so as a result Tina is no longer willing to offer useful suggestions। तो आपको आइडेंटिफाइड करना है इन द अबव केस कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस्ड अबव, कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस्ड हुआ है। तो कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में यदि हम यहाँ बात करें तो पर्सनल बैरियर है, और पर्सनल बैरियर में कौन सा है, लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ इंसेंटिव के बारे में बात हुई है यहाँ पर, ठीक है, लैक ऑफ इंसेंटिव के बारे में बात हुई है। जहाँ कंस्ट्रक्टिव अप्रोप्रिएट सजेशन देने के बाद भी यदि किसी प्रकार का कोई रिवार्ड ना दिया जाए तो लैक ऑफ इंसेंटिव के बारे में बात होती है। ऑल्सो स्टेट इट्स कैटेगरी, तो कैटेगरी की अगर बात करें तो ये कौन सा कैटेगरी में आता है, पर्सनल जो है बैरियर के तौर पर इसको हम कंसिडर करते हैं, पर्सनल बैरियर, राइट। एक्सप्लेन वन मोर बैरियर ऑफ द सेम कैटेगरी, इसी कैटेगरी किसी एक बैरियर के बारे में आपको और बताना है। तो इसी कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे हम बात करें फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, है ना। कई बार पर्सनल बैरियर में हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, वो फियर महसूस करते हैं, फियर महसूस करते हैं, फियर टू चैलेंज टू द अथॉरिटी, फियर टू चैलेंज टू द अथॉरिटी। आप इसको यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात भी हो सकती है। कॉन्फिडेंस में किस में कमी, इट मे बी इन द सुपीरियर, इट मे बी इन द सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट, सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट में जो ना मिसट्रस्ट हो सकता है या कम विश्वास हो सकता है। इसके अलावा बाकी आप लोग और भी देख सकते हैं, 4-5 पर्सनल बैरियर में जो ना ये पॉइंट आते हैं जिनको आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ये देखते हैं। नेम द 2 टाइप्स ऑफ डिपोजिटरीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। देखिए इंडिया में डिपोजिटरीज की अगर बात करें तो 2 डिपोजिटरीज बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं, एक तो है NSDL और एक है CDSL। देखो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये 2 डिपोजिटरीज हैं इंडिया के अंदर। जो NSDL है बेसिकली वो हमारी सबसे पहली
फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपोजिटरी है। फर्स्ट एंड क्या है, लार्जेस्ट डिपोजिटरी है। और CSDL क्या है, वो सेकंड नंबर की डिपोजिटरी है, सेकंड नंबर की डिपोजिटरी है। ठीक है, ये दो डिपोजिटरी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ब्रीफली आउटलाइन देयर रोल, इनके रोल के बारे में यदि बात करें तो इनका मेजर रोल होता है डूइंग द वर्क या क्रिएटिंग द हेल्प ऑफ द इंटरमीडियरीज, सॉरी हेल्प ऑफ द कंज्यूमर या इन्वेस्टर्स फॉर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ओपन करने में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। कहाँ पर, विद इन हेल्प ऑफ द DPs, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पर। ठीक है, आप इसके बारे में एक बार डिटेल से जो है ना पढ़ेंगे और लिखेंगे। और यहाँ एक छोटी सी बात और समझ लें, NSDL को जो इंट्रोड्यूस कराया था वो बेसिकली 3 जो है ना संस्थाओं ने मिलकर इंट्रोड्यूस कराया था। एक तो था उसमें कौन, IDBI बैंक, एक था उसमें UTI बैंक, कौन सा बैंक, UTI, और एक था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही CSDL की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन था, एक तो BSE था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक था बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, NSDL फर्स्ट नंबर की और लार्जेस्ट डिपोजिटरी है, और CSDL जो है वो सेकंड नंबर की डिपोजिटरी है इंडिया के अंदर। इनको इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन है, इनके बारे में आपको याद रखना, और यही आपको बेसिकली इसमें लिखना भी है। और रोल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर रोल की जो सिचुएशन है वो क्या है कि यू हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू डिपोजिटरीज। ठीक है, इन दो डिपोजिटरीज की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ बेसिकली बतानी है। स्टेट एनी 3 डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी। अब सेबी के कोई भी 3 डेवलपमेंट फंक्शन दे देंगे। ये क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है, मैंने आज सुबह भी डिस्कस किया था और इससे पहले जितने भी सैम्पल पेपर थे उनमें भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, और मैं कह दूं कि बोर्ड में भी आएगा, ये बोर्ड में भी आएगा, राइट। तो इसको आपने खुद से याद करना है और तीनों फंक्शंस के बारे में याद करना है। बाकी के 2 फंक्शन कौन से हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और उन दोनों फंक्शन के नाम के साथ साथ तीसरा फंक्शन जो है जोड़ते हुए तीनों के हमें क्या करने हैं, फंक्शंस याद करने हैं और उनको नोटबुक में अच्छे तरीके से लिख लेना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिस्टर लाल वेंट टू एन अम्यूजमेंट पार्क। मिस्टर लाल क्या है, एक अम्यूजमेंट पार्क में गए मुंबई के अंदर। While he was on one of the rides, he suffered a heart attack। यानी कि उस अम्यूजमेंट पार्क में जब उसने कोई राइड मतलब कोई झूला किसी प्रकार का, तो उसको किस चीज़ की समस्या हुई, हार्ट अटैक की समस्या हुई। लेटर ऑन डॉक्टर टोल्ड हिम दैट बीइंग ए हार्ट पेशेंट ही वाज नॉट सपोज टू टेक दैट पार्टिकुलर राइड। उसको इस प्रकार की कोई भी राइड नहीं लेनी चाहिए। दिस मिसहैप हैपेंड विद हिम because there was no caution mentioned anywhere that the particular ride was not suitable for the heart patients। यानी कि जो मिसहैपनिंग हुई मिस्टर लाल के साथ, उसका मेन कारण क्या था, उसका मेन कारण था नो क्वेश्चन मेंशन्ड एनीवेयर दैट ए पार्टिकुलर राइड वाज नॉट suitable for the heart patient। So he filed a case against the company। State any 3 reliefs available to Mr. Lal in lieu of consumer rights being violated in the above case। तो यहाँ पर आपको बेसिकली राइट बताना है जो बेसिकली मिस्टर लाल ने एक्सरसाइज किया है, और राइट के आधार पर आपको ये भी बताना है कि उसको कौन कौन से रिलीफ बेसिकली दिए जा सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली 3 आप ये करें, एक बात तो जो 3 रिलीफ है उन्हीं के बारे में बेसिकली पूछा गया है। और अगर मैं राइट की बात करूँ तो राइट कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, तो राइट के बारे में अगर बात करें तो देखिए राइट टू सीक रिड्रेसल की बात हुई है बेसिकली यहाँ पर, राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, उसने केस किया है हेल्थ की वजह से, तो राइट टू सेफ्टी भी हम यहाँ पर बेसिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 2 रिलीफ्स आपको बताने हैं, तो रिलीफ्स में उसका यदि कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए। ऐसी जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है ट्रेडिंग के लिए उनको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए कि अगर कोई ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है मिसलीडिंग की, तो उसको क्या कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। अप्रोप्रिएट अमाउंट उसको पेड कर देनी चाहिए यदि उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 24 में बेसिकली आपको रिलीफ्स बताने हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, और जो मिस्टर लाल के लिए यहाँ सुटेबल होंगे उनके बारे में आपको यहाँ डिस्कशन करना है। चलिए और वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। और वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, और वाला क्वेश्चन कहता है
अतुल गोट इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट। अतुल क्या हो गया, इंजर्ड हुआ है रोड एक्सीडेंट में, एंड फ्रैक्चर्ड हिज फुट 6 months बैक। हिज वाइफ took him to her friend's husband Shekhar, who is an orthopedic doctor, and for the treatment Shekhar applied a plaster on his foot। यानी कि शेखर ने क्या किया, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके पैरों पर, उसके पाँव पर क्या लगा दिया, प्लास्टर लगा दिया, एंड डिड नॉट चार्ज एनी फीस, यानी कि कोई पैसा भी उसे चार्ज नहीं किया फ्रॉम हिम। ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस in putting the plaster, Atul is still not able to walk properly. Atul can file a case against Shekhar if he decides to do so. गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको बताना क्या अतुल किसी प्रकार का कोई केस कर सकता है यदि वो डिसीजन लेता है केस करने का। तो देखिए मैं सिंपल सी बात कहूँगा, जब कोई सर्विस आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ चार्ज अवेल करते हैं तो वहाँ पर आप केस नहीं कर सकते, केस करना आपके लिए बनता नहीं है। तो मेरा यहाँ आंसर होगा नो, ही कैन नॉट डू फाइल अ केस। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, रीजन के बारे में बात करें तो सर्विसेज क्या थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विसेज ने ली हैं, तो इसलिए वो केस नहीं कर सकता। क्लियर है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, राधा इज रनिंग ए प्राइवेट कंपनी विच इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग different types of CCTV cameras in order to ensure maximum prosperity for both the workers and the management. She ensure that each person is scientifically selected and the work is assigned in accordance with the physical, mental, intellectual capabilities of employees। ठीक है, यानी कि वर्कर्स को उनकी फिजिकल और मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के बीच पे हमें क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। मोर ओवर, इसके अलावा टू इंक्रीज एफिशिएंसी शी गिव्स देम द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग व्हेन every constructive suggestions are made by the employees, he suitably reward them for their valuable suggestions। देखिए यहाँ अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक और इससे ऊपर की बात करें तो दो पैराग्राफ में इसको बांट सकते हैं, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ। और क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार वो देख लेते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वही होना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय द राधा। जो इस क्वेश्चन में राधा है वो कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, साइंटिफिक प्रिंसिपल को, उसके बारे में बताना है। तो याद रखिए यह जो पहला पैराग्राफ है दैट इज रिगार्डिंग टू द, जो फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में जो डिस्कशन हुआ है वो किस प्रिंसिपल के बारे में हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय अप टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। डेवलपमेंट यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर या एम्प्लॉई अप टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, और दूसरा जो है दैट इज रिगार्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन जब देते हैं तो हार्मनी नोट डिस्कार्ड, ये कहेंगे हार्मनी नोट डिस्कार्ड की जगह कहेंगे इसको कोऑपरेशन कहेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव आइडियाज किस में दिए जाते हैं, कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म में दिए जाते हैं। कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इसमें दिए जाते हैं। तो ये दो साइंटिफिक प्रिंसिपल यहाँ क्या हुए हैं, बेसिकली डिस्कस हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कैसे मैनेजमेंट हेल्प करती है, तो ये बड़ा सीधा सा है, बाय इंटीग्रेटिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अटैच करके हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करता है, ये हमारी मदद करता है, राइट। तो होप सो कि आप इसका आंसर समझ पाए होंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? इन ऑर्डर टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज तरुण हैज डिसाइडेड टू ओपन ए स्पेशल अकाउंट। कौन सा स्पेशल अकाउंट ओपन करेगा? टू ट्रेड इन द सिक्योरिटीज। तो ये तो आपका जनरल क्वेश्चन हो गया, वैसे ही बता देंगे आप। तो इसका मतलब उसको डीमैट अकाउंट यहाँ क्या करना चाहिए? ओपन करना चाहिए विद आईसीआईसीआई बैंक। और किस बैंक के साथ कर रहा है? आईसीआईसीआई बैंक। जब भी हम डीमैट अकाउंट किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ओपन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन जाता है, डीपी बन जाता है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्पेशल अकाउंट। तो स्पेशल अकाउंट तो कौन सा हमारा? डीमैट अकाउंट है। दैट तरुण हैज डिसाइडेड टू ओपन नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट बोलते हैं, राइट? डीमैट अकाउंट के नाम से जानते हैं। लिस्ट एनी टू डिटेल्स दैट विल हैव टू प्रोवाइड व्हाइल ओपनिंग दिस अकाउंट। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट एक तो होता है पैन नंबर, और दूसरा हम आधार नंबर का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, या कोई रेजिडेंशियल प्रूफ हमारे पास हो उसका भी हम क्या कर सकते हैं? यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है हु इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन दिस केस। तो इस केस में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जिसको हम एक कहें कि इट इज व्हाट इज इज मेन फंक्शन। तो इट वर्क्स एज ए इंटरमीडियरी के तौर पे काम करता है, यानी मिडलमैन के तौर पे ये क्या करता है? काम करता है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी, बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द डिपॉजिटरी, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है ये देखते हैं। अनुरूप ज्वाइंस फूड इंडिया लिमिटेड एज परचेज हेड। He finds that the staff in his department is lazy and evasive. Lazy है और सॉरी लेजी है बहुत ज़्यादा, मतलब इवेसिव कहेंगे कि मतलब वो एक्टिव नहीं है। यू कैन से ही हैज रियलाइज दैट जस्ट बाय एक्सरसाइजिंग फॉर्मल अथॉरिटी it is not always possible to get best work done from the employees. He wonders what to do with workers who are not willing to do work to their potential and how to stimulate them to work voluntarily. देखिए जो स्टिमुलेशन होता है वो क्या होता है? बेसिकली मोटिवेशन। क्या होता है कि मोटिवेशन। वो कह रहा है कि किस प्रकार से मैं उनको मोटिवेट करूं कि वो अपने काम को क्या कर सके? प्रॉपरली कर सकें। एक क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज लैकिंग इन द एम्प्लॉइज ऑफ फूड इंडिया लिमिटेड। तो उनके बीच में मोटिवेशन की कमी है। तो मोटिवेशन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा स्टेट एनी 3 पॉइंट्स हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मोटिवेशन के कोई भी 3 पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? एक्सप्लेन करने हैं। तो देखिए मोटिवेशन क्या करता है? एम्प्लॉइज टर्नओवर को रोकता है या एब्सेंटिज्म को रोकता है, कम करता है। दूसरा ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, किसको बढ़ाता है? एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और साथ ही साथ जो बेसिकली मैनेजमेंट जो मोटिवेशन है वो कैसा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसा हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कोई भी आप यहाँ पर जो 3 फीचर्स एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे डिटेल से। 3 इंपॉर्टेंस आप जो यहाँ बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के और पर चलते हैं। 27 के और पर चलते हैं। 27 का और क्या कहता है? अब इतनी बड़ी केस स्टडी में लास्ट में एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय गौरव। गौरव ने कौन सा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एलिमेंट यहाँ यूज किया है? तो जब एलिमेंट के बारे में बात की जाए ना, तो एलिमेंट केवल हमारे एक ही फंक्शन में अवेलेबल है। कौन से में? डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल है? 4। एक तो है मोटिवेशन, एक है लीडरशिप, एक है सुपरविजन और एक है कम्युनिकेशन। ठीक है, 4 एलिमेंट केवल और केवल डायरेक्टिंग फंक्शन में अवेलेबल है। तो इसका मतलब डायरेक्टिंग फंक्शन में से किसी एक एलिमेंट को यहाँ पर गौरव ने यूज किया है। ऑल्सो स्टेट इट्स फीचर, और उसकी फीचर भी आपको बतानी है। चलिए केस पढ़ लेते हैं। क्योंकि केस क्या कहता है? केस स्टडी के अकॉर्डिंग हम इजिली क्या कर पाएंगे? आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन है जास एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज ए वेल नोन कंपनी इन द फील्ड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट की फील्ड में वो क्या है? एक जानी मानी कंपनी है। द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी travel to different parts of the country in order to execute the work assignments. ठीक है, as per the policy of the company each new assignment is put under the charge of an event coordinator
who further works in close cooperation with his team members. ठीक है, keeping in view designation of the event coordinator, she is eligible to travel by the air, whereas rest of his or her team members have to travel by roadways or railways. However, Gaurav, who has newly appointed or recently appointed a company as an event coordinator, prefers to travel along with his teammates as he feels it makes a positive impact and helps to produce goal directed behavior. देखिए, जहाँ पर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बारे में बात की जाती है ना, तो उसमें हम बेसिकली किसको लेते हैं, मोटिवेशन को लेते हैं। किसको लेते हैं, मोटिवेशन एलिमेंट को लेते हैं डायरेक्टिंग के। यही एक ऐसा जो है ना एलिमेंट है जो क्या करता है, बेसिकली कस्टमर्स के अंदर या एम्प्लॉयज के अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्रिएट करता है। तो इसके फीचर्स के बारे में बताएं तो कोई भी 3 फीचर आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। आप कहेंगे कि जो मोटिवेशन है वो कैसी फीलिंग होती है, वो एक इंटरनल फीलिंग होती है। कैसी फीलिंग होती है, इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग होती है, ये बाहर से नहीं दिया जा सकता, बट ये इंटरनल फीलिंग है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो ये एक जो ना प्रोड्यूसिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एक प्रकार से ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूसिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को ये प्रोड्यूस करती है, राइट। तीसरा अगर हम बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं जो ना आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उनको यहाँ पर क्या करिएगा, एक्सप्लेन करिएगा। चलिए 28 पर चलते हैं। 28 क्या कहता है, 28 है दिव्यांग स्कूल दिवाली मेला is one of the most popular mela in Delhi, which portrays the hidden talents and skills among the students of दिव्यांग स्कूल। तो एक प्रकार का ये दिव्यांग स्कूल है और जहाँ पर जो है ना मोस्ट पॉपुलर मेला जो है दिल्ली में लगता है, और ये मेला जो है उन हिडन टैलेंट्स को, स्किल्स को आइडेंटिफाइड करता है जो दिव्यांग स्कूल के कैंडिडेट्स में होती है। तो ये केस स्टडी थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ताकि केस स्टडी को पढ़ना आसान हो जाता है एक्चुअल में ना। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन से आपको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि आपको इसमें ढूंढना क्या है। तो यहाँ आपको ढूंढना क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड इन दिस केस। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है जो आपको यहाँ आइडेंटिफाइड करना है। चलिए अब केस स्टडी को पढ़ते हैं। दिस एड्स ए लोट्स ऑफ इमोशनल value to the products as the diyas and candles mainly give us light but are made by those who cannot enjoy this brightness। इसका मतलब वो ब्लाइंड भी है दिव्यांग जो है, ठीक है, क्योंकि वो रोशनी को इसका मतलब एंजॉय नहीं कर पाए तो ब्लाइंड है। दिव्यांग स्कूल रिलीफ एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली organizes this event every year and one can find candles, lamps, handmade chocolates, sweets, home decor items at the reasonable prices. The candle made by such students are the best among these. For ensuring the Diwali Mela to take place successfully, the whole work is divided into various task groups like decoration committee, food committee, ticketing committee. All these are put under overall supervision of the official in charge of the event। तो आपको क्या लगता है, लास्ट की लाइनें जो है ना वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन लास्ट की लाइनों से ही हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार के फंक्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, किस प्रकार के फंक्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली इन चीज़ों को अरेंज करने की बात हो रही है। फॉर इंश्योरिंग द दिवाली मेला, देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको दोबारा से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर इंश्योरिंग द दिवाली मेला टू टेक प्लेस सक्सेसफुली, द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टास्क लाइक डेकोरेशन कमेटी, फूड कमेटी, ticketing committee, and all these are put under overall supervision of the official in charge of the event। तो यहाँ बेसिकली हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग
क्योंकि ये जो पार्टिकुलर पॉइंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजिंग के एक प्रकार से स्टेप्स हैं, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, असाइनिंग ड्यूटीज़ करते हैं और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करते हैं। इनके बारे में यहाँ बेसिकली बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव हम बात करें तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा हो रहा है यहाँ डिस्कस, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिस्कस हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिस्कस हो रहा है, राइट। Describe briefly any 2 points highlighting the importance of the function of management identified in part A of the क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए एक बात ध्यान रखें, अगर पहले का आंसर आप नहीं दे पाए ना तो दूसरे का आंसर भी आप नहीं दे पाएंगे। तो पहला जो है उसको आप इजीली प्रॉपर तरीके से क्या करें, आइडेंटिफाइड करें, ताकि दूसरे का आंसर देना आपके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए, आसान हो जाए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर इसकी लिख देंगे आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बिल्कुल लिख देनी चाहिए आपको। और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, होप सो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, और नहीं हुआ तो प्लीज़ एक बार इसकी इंपॉर्टेंस को याद करें और अपने 2 या 3 की बजाय पूरी 4-5 जो इंपॉर्टेंस लिख लें, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है ये देखिए, लीडरशिप इज द की फैक्टर इन मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडरशिप होती है वो एक मेन फैक्टर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 2 सुइटेबल पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, लीडरशिप के बारे में बात हो रही है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप के बारे में बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप को आपको यहाँ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंस किसकी, लीडरशिप की, या लीडरशिप की आप, हाँ लीडरशिप की आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस को यहाँ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो लीडरशिप की जो इंपॉर्टेंस है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हमारे वर्क जो है ना वो इजी हो जाते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनमें जो चेंजेज इन्वायरमेंट होते हैं मार्केट इन्वायरमेंट के अंदर उनको वो अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर पाते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस आपको यहाँ बेसिकली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इन अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द डेविएशंस हैव इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली एंड द प्रोजेक्ट्स आर रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल। ठीक है, ये बेसिकली अगर बात करें तो एक प्रकार से डेविएशंस को आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और प्लानिंग से क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं तो बिहाइंड द शेड्यूल मतलब प्लानिंग से पीछे चल रहे हैं। जो हमने प्लान्ड वर्क किया था और जो हमारा एक्चुअल वर्क है उनमें क्या है, डेविएशंस है। तो नेम द रिलेटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हैज हेल्प टू आइडेंटिफाई दीज डिस्क्रिपेंसीज। इन समस्याओं को या इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो कंट्रोलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग कहलाता है। कंट्रोलिंग के बिहाफ पर हम आइडेंटिफाइड करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास बेसिकली जो है ना डेविएशंस मिल रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ हम एक्चुअल वर्क और डिजायर्ड वर्क में कंपैरिजन कर रहे हैं जो हमारे एज पर द डिजायर्ड वर्क नहीं है। चलिए बी क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द फंक्शन एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन इंश्योर। किसके बारे में इंश्योरिटी करता है ये, तो अगर हम इसकी इंश्योरिटी के बारे में बात करें तो ये इंश्योरिटी करता है वर्क शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्लान्स। वर्क शुड बी कंप्लीटेड, वर्क शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्लान। इसके बारे में ये इंश्योरिटी करता है, एज पर प्लान्स या स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके बारे में ये इंश्योरिटी करता है। गिव द मीनिंग ऑफ डेविएशन। जब डेविएशन के बारे में बात करते हैं तो इट इज बेसिकली डिफरेंस। क्या होता है ये, डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन द, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट। जो डिजायर्ड आउटपुट होता है और जो एक्चुअल आउटपुट होता है उनके बीच का क्या है, ये गैप होता है एक प्रकार से, उसे डेविएशन कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। आइडेंटिफाई एनी 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन एंड करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन। आपको किन्हीं 2 कॉजेज ऑफ डेविएशन बताने हैं, उनके साथ साथ करेक्टिव एक्शंस भी बताने हैं। तो देखिए हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम, क्या हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग द टेक्नोलॉजी और रिपेयरिंग द मशीनरी। ठीक है,
हो सकता है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो और क्या समस्या आ सकती है, ये समस्या आ सकती है बेसिकली हमारे सामने कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइम वेस्टेज करते हो, वेस्टिंग ऑफ द टाइम, ठीक है, वेस्टिंग ऑफ द टाइम करते हो। तो अगर वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा तो हमें क्या बढ़ा देना चाहिए, सुपरविजन बढ़ा देना चाहिए, ताकि उन पर क्या कह सके, कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो वर्कर्स हैं वो इनएक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। वर्कर्स क्या हो सकते हैं, इन एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। तो इन एक्सपीरियंस को हम ट्रेनिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ट्रेनिंग देकर उसको दूर किया जा सकता है। तो ये बेसिकली जो है ना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन हो सकते हैं, और इनको दूर करने के लिए हम ये रेमेडियल स्टेप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए इस क्वेश्चन को आप ना मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है, लेकिन कई कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में भी मैंने बहुत बार बताया है, जब भी आप बात करते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा तीनों हैंड टू हैंड, गोज हैंड टू हैंड जाती हैं, तीनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं, राइट। जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है राइट टू कमांड या राइट टू डू द वर्क, पार्टिकुलर वर्क। पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट टू कमांड एक प्रकार से हम देते हैं, राइट टू कमांड, किसी को कमांड करने का अधिकार हम दे देते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो असाइंड टास्क होता है ना उसको फुलफिल करवाते हैं। जो हमने टास्क दिया है, असाइंड टास्क दिया है या पावर दी है किसी काम को करने की, तो उस असाइंड टास्क को कंप्लीट करने के बारे में हम यहाँ सोचते हैं। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है बेसिकली आंसरेबिलिटी, answerability of the assigned task, answerability of outcome of assigned task, जो काम उसको दिया गया है तो उसकी आंसरबिलिटी के बारे में हम यह बात करते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस जो मैंने बताया है वो एक प्रकार से आप ये मानिए मीनिंग के बेस पे मैंने आपको डिफरेंस बताने की कोशिश की है। तो ऐसे आपको 3-4 डिफरेंसेस, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर का है, तो एटलीस्ट 6 डिफरेंसेस नहीं तो कम से कम 4 डिफरेंसेस तो आपको जरूर देने चाहिए विद बेसिस, ताकि हर एक डिफरेंस को वो 1.5 मार्क्स में जो ना कंसीडर कर सके। आधा नंबर बेस का, आधा नंबर इसका और आधा नंबर इसका, कुल मिलाकर 1.5 नंबर का एक पॉइंट कंसीडर किया जा सके। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो डेलीगेशन, ओरिजिन, फ्लो, है ना, ऑब्जेक्टिव, इनके ऊपर हम इनमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक से स्टडी करना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, और इसका आंसर आपको देना है। ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको क्या करना है, देना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। और रुकिए एक बार, इसका और वाला क्वेश्चन भी हमारे सामने है, और वाला क्वेश्चन भी है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, एक्सप्लेन। देखिए ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे। तो आप स्टेप नोट कर लेंगे। आपको सबसे पहले दोनों का मीनिंग क्लियर करना है, ठीक है। क्या बताना है, दोनों का मीनिंग बताना है कि कैसे आप इसका आंसर देंगे। और मीनिंग देने के बाद आपको बताना है कि इन दोनों का पर्पज क्या होता है, ठीक है, पर्पज क्या होता है। और फिर आपको ये बताना है कि इन दोनों की ऑर्गेनाइजेशन में नीड क्या होती है। तो मीनिंग, पर्पज और नीड, ये 3 बातें आप इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो ये जो ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। देखिए सेंट्रलाइजेशन की बात होती है सारी पावर्स एक ही हाथ में रखना, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये तो हो गया इनका मीनिंग। अब पर्पज क्या करते हैं, क्योंकि कुछ मेजर एक्टिविटीज होती हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही करनी होती है, इसलिए पावर्स को वो अपने हाथों में रखते हैं। और कुछ ऐसे वर्कआउट होते हैं जिनको अगर हम सबऑर्डिनेट्स को पावर दे दें तो वो भी इजीली उनको कर सकते हैं, उनके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हो गया इसका पर्पज। और नीड क्यों है, नीड इसलिए है कि आज की डेट में एम्प्लॉय जो ओनर होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो काफ़ी बर्डनड होती है, काफ़ी उसके ऊपर वर्क प्रेशर होता है, उसको अलग अलग तरीके के फंक्शंस प्ले करने पड़ते हैं। तो उन फंक्शंस में से जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो कैसे प्ले किए जाए उनके द्वारा,
उसके लिए हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए रखा जाता है ताकि जो अदर एक्टिविटीज हैं वो हम सबऑर्डिनेट्स को दे सके और वो उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सके, वर्कआउट कर सके, काम कर सके, उनसे प्रॉपरली क्या मिल सके, रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, ये आप देखिए तीन चीजें अपनी बुक से प्रॉपरली रीड करेंगे, समझेंगे। मैंने आपको उसका एक आउटव्यू दे दिया है, आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। तो दो दो नंबर में, या आप कह सकते हैं मीनिंग एक नंबर में आ जाए, पर्पज और नीड ढाई ढाई नंबर में कंसिडर होकर ये क्वेश्चन 6 नंबर का आपका बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, राजेश ओन्स ए स्मॉल होटल इन गोवा। राजेश का एक छोटा सा होटल है, कहाँ पर, गोवा में। ओवर द ईयर्स हिज बिजनेस हैज अर्न गुड रेपुटेशन बिकॉज ऑफ एफिशिएंट सर्विसेज, बिकॉज ऑफ एफिशिएंट सर्विसेज provided to the guest. The hotel staff works diligently for every guest right from the time of booking till the check out. जो होटल का स्टाफ है ना वो बिल्कुल एक कर्तव्य निष्ठा के साथ हर एक गेस्ट के साथ जुड़ा होता है, जब वो आता है और जब वो चेक आउट करता है एट द एंड तक। All the departments in his hotel work is a synchronized manner and possibility of error is almost negligible. जीरो के समान होती है, किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैंने आपको बताया था, एक सैम्पल पेपर में डिस्कस किया था कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जब भी आपसे पूछा जाए तो आप आंख बंद करके उसका आंसर क्या दे देंगे, कोऑर्डिनेशन दे देंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। which has taken his business to the greatest height. Why is the presence of this quality is considered important in all type of business enterprise? यानी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, इसके बारे में आपको बताना और इसकी इंपॉर्टेंस को आपने यहाँ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसके तीन ही इंपॉर्टेंस हमें गिवन है बुक में। एक तो है ग्रोथ, एक है फंक्शनल डिफरेंशिएशन और एक है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इनके बारे में आप क्या कर देंगे, एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ग्रोथ, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, जिसको हम GFS बोल देते हैं, ग्रैंडफादर, F मतलब फादर, S मतलब सन। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, इमेजिनेशन लिमिटेड इज ए रेपुटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी with its branches spread all over the country and the company is now planning to open an educational institution for offering various kinds of management course, right? The financial manager of the company has decided to raise 100 crores for financing this project only through an issue of equity shares. चलिए, state any 6 condition under which the company may resort to issue of equity only in order to meet the financial needs of its growth and diversification plans. तो बेसिकली ये क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ स्पष्ट तौर पर क्लियरेंस दी गई है, 100 करोड़ वो कलेक्ट करना चाह रही है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए और वो भी इश्यू ऑफ इक्विटी से। तो आपको 6 कंडीशन बतानी है जो इश्यू ऑफ इक्विटी को सिलेक्ट करने में आपकी क्या क्या करेगी, मदद करेगी। तो यहाँ 6 कंडीशन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो हमें ध्यान रखना चाहिए लो कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन अगर हमारी लो है तो हम इक्विटीज का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस कैसी है, अगर मार्केट कंडीशंस जो है ना बुलिश फेस की है, कैसी है, बुलिश फेस की है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप ध्यान रख सकते हैं कि आप इक्विटी कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर सके, क्योंकि बुलिश फेस में आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है ना इक्विटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बुलिश फेस में जो है ना हमें मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, हमारा शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। बुलिश फेस ना क्या करेंगे, बियरिश फेस करेंगे। क्या करेंगे इसको, बियरिश फेस। अगर बियरिश फेस की कंडीशन है मार्केट की, बियरिश फेस की कंडीशन है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इक्विटी कलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर 3 अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पर कि जो टैक्स रेट है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। यानी टैक्स रेट अगर लो है, टैक्स रेट कैसा है, लो है, डाउनवर्ड है, तो मैक्सिमम इक्विटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और अगर हाई है तो डेट यूज होगा। तो हमें इक्विटी के फेवरेबल बताने ना 6 कंडीशन। तो कैसी कंडीशन होनी चाहिए, लो कैश फ्लो पोजीशन होनी चाहिए हमारी, ठीक है।
मार्केट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, बेरिश होनी चाहिए। टैक्स रेट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। और अगर हम फोर्थ वन पॉइंट की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं हमारा जो आर ओ आई है वो कैसा होना चाहिए, लो आर ओ आई होना चाहिए। यानी कि जो भी फैक्टर है उन सबको आप लो के साथ यूज करेंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इक्विटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई होनी चाहिए। अगर हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी तो भी हम किसका यूज करेंगे, इक्विटी का। और एक बात, जो हमारा रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क, वो भी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो भी हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्विटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप इन 6 पॉइंट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार इन 6 पॉइंट के बारे में बात करूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट होगा कि बेरियस स्टॉक मार्केट कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी कैश फ्लो पोजीशन वीक होनी चाहिए। नंबर 3, टैक्स रेट लो होना चाहिए। नंबर 4, आरओआई भी आपका कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। नंबर 5, आपका फाइनेंशियल रिस्क कंडीशन कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपकी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इन 6 पॉइंट को आप यहाँ लिखेंगे तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, अरुण wants to open a confectionery shop in the local market. Besides other bakery item, he is also planning to offer a special range of products with low sugar content, taking into account the growing awareness about the health among the people। ठीक है जी, ये बात हो गई हेल्थ अमंग द पीपल्स के बारे में बात हो रही है। ही इज ऑल्सो प्लानिंग टू हायर 4 सेल्समैन to initially promote his business through door-to-door selling in the nearby colonies. He also intends to adopt a catchy brand name for his products and advertise for them in the local newspapers and by distributing pamphlets। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो प्योरली एक मार्केट के चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है। किससे है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर से ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार, ताकि हम इजीली क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन है हमारे सामने ये, पहला क्वेश्चन रखा गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 फैक्टर्स दैट शुड कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। अब प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। उन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक फैक्टर तो उनमें हो सकता है हमारे पास कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन कैसा है, बेसिकली मार्केट में कंपटीशन लेवल कैसा है। अगर लो कंपटीशन है तो हम हाई प्राइस रख सकते हैं, और हाई कंपटीशन तो हमें लो प्राइस रखना पड़ेगा। दूसरा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है या प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना है, रेवेन्यू जनरेट, कम से कम रेवेन्यू जनरेट करना है। तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिटरमाइन करती है। एक, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसी है प्रोडक्ट की, इस बात पे भी हम ये डिटरमाइन करते हैं कि प्राइसिंग किस प्रकार का डिटरमाइन हमें करना चाहिए। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट की जो ना इंटरफेरेंस कैसी है, क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें प्राइसेस फिक्स करने पड़ेंगे। तो इसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं। आप किन्हीं के बारे में बता सकते हैं, कि 2 पूछे मैंने आपको 4 बता दिए हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नेम द 2 एलिमेंट ऑफ प्रमोशन दैट अरुण इंटेंड्स टू यूज फॉर हिज बिजनेस। अब अगर मैं बात करूं 2 प्रकार के प्रमोशनल ब्रांड की, तो यहाँ पर बेसिकली हम किसको यूज कर रहे हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पैम्पलेट्स। क्या यूज कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पैम्पलेट्स। ठीक है, पैम्पलेट्स की मदद से हम यूज कर रहे हैं। दूसरा, पर्सनल सेलिंग भी हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने ऊपर देखे हैं ना, लास्ट लाइन में हमें दिए गए हैं, दैट डोर टू डोर सेलिंग यानी पर्सनल सेलिंग, और intends to adopt a catchy brand name for his product, advertise for them in local newspapers and distributing pamphlets। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट चल रही है और पर्सनल सेलिंग के बारे में बात हो रही है। suggest any benefits that will enjoy because of using a brand name। तो यहाँ ब्रांड नेम को जो हम यूज कर रहे हैं तो उसके आपको बेनिफिट्स बताने हैं। तो यहाँ अगर ब्रांड नेम के बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा, ये इजी करता है हमारे प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। ये अट्रैक्टिव बनाता है हमारे प्रोडक्ट को, मार्केट में जो है प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, एक प्रकार से
उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, राइट। मार्केट में आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। और साथ ही साथ क्या करता है, ये हमारे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने में भी मदद करता है। तो दो दो नंबर में हम अगर कहें तो दो फैक्टर हमसे पूछे गए हैं, दो एलिमेंट हमसे पूछे गए हैं और दो ही बेनिफिट हम यहाँ पर बता दें तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसमें आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है और का 34 में, तो क्या है, एनीथिंग दैट इज द वैल्यू ऑफ अदर्स कैन बी मार्केटेड, यानी वो कोई भी चीज़ जो दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करती है उसको हम क्या कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, यानी उसको मार्केट में सेल किया जा सकता है। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 6 थिंग्स दैट कैन बी मार्केटेड। तो यहाँ पर तो आप कोई भी 6 बातें लिख दीजिए जिनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, मार्केटेड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ मार्केटिंग की जाने वाले प्रोडक्ट्स की, तो पहला पॉइंट आप नोट करिए कि आपका जो फिजिकल प्रोडक्ट जो गुड्स होती है बेसिकली आप उन्हीं को मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो सर्विसेज होती हैं उनको मार्केट कर सकते हैं, जो सर्विसेज होती हैं उनको मार्केट किया जा सकता है। तीसरा आप नोट करेंगे जो आइडियाज होते हैं वो भी सेल किए जा सकते हैं, आइडियाज भी सेल किए जा सकते हैं। चौथा आप नोट करेंगे जो व्यक्ति होते हैं ना, पर्सन्स, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना क्रिकेट के अंदर कैसे हम जो है ना वर्कर्स को, जो क्रिकेटर होते हैं वो सेल होते हैं, उनकी बोली लगती है ना। अगर हम बात करें प्लेस, तो प्लेस को भी मार्केटेड किया जा सकता है, लाइक इन टूर एंड टूरिज्म जो होता है, टूरिज्म सेक्टर, उसमें हम लोग कैसे प्लेसेस को जो ना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ घूमने की बहुत अच्छी जगह है ना। तो प्लेस को भी मार्केटेड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, तो उसको भी मार्केटेड किया जा सकता है। या फिर किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है तो उसको भी मार्केटेड किया जा सकता है, उसकी सर्विसेज को भी मार्केटेड किया जा सकता है। या इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका कोई अपना कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को भी आप क्या कर सकते हैं, मार्केटेड कर सकते हैं ना, उसको भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, बता सकते हैं। या किसी प्रकार का कोई इवेंट है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, मार्केटेड किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे 6 पूछे थे, मैंने 9 बता दिए हैं, आप 9 में से किन्हीं के बारे में भी लिख दें, ये जिनको हम क्या कर सकते हैं, मार्केटेड कर सकते हैं। इज इट राइट। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर नंबर 8 जिसके बारे में हमने क्या किया, डिटेल में स्टडी किया, राइट। तो ये सैम्पल पेपर 8 जो है वो बेसिकली आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए था। होप सो आपको क्वेश्चन जो है, कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है, कंसेप्ट को की क्लैरिटी बनी होगी। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो, ये सैम्पल पेपर अच्छे लग रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपने दोस्तों के साथ इनका लिंक शेयर करें, उनको भी कहें वो इन क्लासेस को जो है देखें और आगे शेयर करें, ताकि मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और बेहतर क्लासेस का अरेंजमेंट कर सकूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 5 बजे विद द न्यू सैम्पल पेपर नंबर 9, राइट। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, गुड नाइट हो गया तो हैव ए गुड